अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है डॉन लीक्स एंड डार्लिंग द पीस प्रोसेस विद इंडिया मोहम्मद ज़ुबैर उमर। तो देखते हैं, डार्लिंग ड्रिलिंग है, तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान का 56% अगर पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो उनके लिए एक्स्ट्रा ये इलेक्ट्रिफिकेशन, गैस, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ से आएगी। और सबसे बड़ी बात, लेट मी जस्ट मेक अ स्टेटमेंट हियर, जो हम सब बातें करते हैं अनफॉर्चुनेटली वो री इमेजिन पाकिस्तान में भी नहीं की जाती। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप मलेशिया से कंपेयर करें, जिन कंट्रीज़ को हम कहते हैं ना उन्होंने तरक्की की है, अगर हम सिंगापुर से करें, इवन बांग्लादेश से करें, एक बेसिक बड़ा डिफरेंस है। दे हैव लिव्ड एट पीस विद इन एंड एट पीस विद देयर नेबर्स। दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ट्रेड इज, जब तक आप ट्रेड ही नहीं करेंगे, हमारे 4 नेबर्स हैं, 3 के साथ दंगल हो रहे हैं और फिर भी लोग खुश नहीं है। और ये मकबूल टाइप वो कहते हैं कि जी वो एटम बम किस लिए बनाया था। तो आप मुझे ये बताएं कि आप अभी भी जब सैलाब आया था तो मिफ्ता इस्माइल से पूछ लें कि उसने एक बात की थी शायद टमाटर मंगवाने के लिए वहां से, इंडिया से। इमरान खान के वक्त में चीनी मंगवाने की बात हुई थी, शॉट डाउन, क्योंकि हमारे तो ऐसे ऐसे वो बैठे हैं जियाले हर काबीना में कि वो कहते हैं इंडिया के साथ। बात ये कि अगर आप ट्रेड ही नहीं करेंगे, मतलब मेरे लॉजिक से, मेरी इकोनॉमिक लॉजिक से, कंट्रीज डोंट ग्रो इकोनॉमिकली, रीजन्स ग्रो, कंट्रीज बेनिफिट आउट ऑफ दैट। एंड अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि 2 countries, the fastest growing countries in the world, 2 are our neighbors, India and China. और हम उसका नहीं फायदा उठा सके। पिछले 30 साल में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज है, स्टिल आउटलुक ऐसे ही है। अगर उसका फायदा नहीं, भाई कंट्रीज मूव ऑन। हिस्ट्री में जो स्ट्रक रहती हैं वो आगे नहीं जा सकती हैं। ये आप किसी की एग्जांपल, हमारे यहाँ सारे बैठ के एग्जांपल दे रहे होते हैं जर्मनी की, सारे बैठ के जापान की एग्जांपल। भाई दे चेंज कंप्लीटली। जो हिटलर वाला जर्मनी था वो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला जर्मनी नहीं है। अच्छा, हम कहते हैं कि उन्होंने शब रोज मेहनत की, और भाई शब रोज मेहनत तो वो हिटलर के जमाने में भी करते थे, सिर्फ उनका वो डायरेक्शन गलत था। हम उसको मेहनत से जोड़ते हैं, बिल्कुल उल्टी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ये है कि कंट्रीज मूव ऑन आफ्टर डेकेड्स ऑफ वॉर्स एंड एवरीथिंग। यू सिट डाउन टू थिंक कि जी आपके अवाम के लिए, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारा लीड है, उनका कुछ नहीं जा रहा इंडिया के साथ अगर दंगल रहेगा, उनका कुछ नहीं जा रहा अफगानिस्तान के साथ या ईरान के साथ आपका दंगल जाएगा। जिनको बेनिफिट होना है उनसे तो पूछे जाके, भाई आप क्या चाहते हैं इंडिया के साथ हमारी रिलेशनशिप, ट्रेड कैसे। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी इज अ प्रॉब्लम, इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट कंट्रीज हैव टू फाइंड वेज। जब आप फाइनेंस मिनिस्टर को ये कहते हैं कि आपके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ग्रोथ लानी है, फिस्कल डेफिसिट कम करना है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना है, इन्फ्लेशन कम करना है, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा करनी है, यही होते हैं ना, और उसको इवेल्युएट करते हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर को किस चीज़ पर इवेल्युएट करते हैं कि उसने कितनी सख्त तकरीर की है, वाह 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 जी, कि रिलेशनशिप और ख़राब हो गई है। कोई ये नहीं पूछता कि भाई जब आप आए थे आपने क्या किया रीजनल पीस के लिए। कोई क्वेश्चन कोई पूछता है कि रीजनल पीस के लिए क्यों नहीं किया, वाई, व्हाट वाज द अटेम्प्ट, व्हाट वाज द, कोई बैकडोर चैनल्स आपने स्टार्ट किए यूज करने के लिए। आई मीन वी हैव टू रीइन्वेंट आवरसेल्फ। एंड मैं जो कहता हूँ विद इन दूसरी जो बांग्लादेश, मलेशिया वगैरह, पिछले 30 साल 40 साल में हमारा जो जिहादी कल्चर यहाँ रहा है, और हम ये फखरिया तौर पर कहते हैं 80,000 हमने कुर्बानी दी है। तो भाई अगर आप अपने फैसलों की वजह से कुर्बानी देंगे अपने बच्चों की, कि आपके ये TTP अलाउ है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, फलाना, ये इंडिया स्पेसिफिक, ये कश्मीर स्पेसिफिक, ये अफगानिस्तान स्पेसिफिक, तो आप फिर देन व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री आर यू। आपका जो इमेज है, दुबई को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कोई कि जी हम बड़े पीसफुल लविंग पीपल हैं, या यहाँ आप आएँ और इन्वेस्ट करें, किसी को नहीं बताने की ज़रूरत पड़ती। पाकिस्तान को क्यों ज़रूरत पड़ती है? बिकॉज वो कहते हैं यार वी हैव लॉस्ट पेशेंस विद यू, प्लीज़ स्टार्ट टू इम्प्लीमेंट। फैटफ की जब तलवार फाइनल आके लगी कि ये 8 ऑर्गेनाइजेशंस आप बैन करें, एंड ए रियल वे में बैन करें, ये नहीं कि दूसरे नाम से बन जाए, फिर आपको होश आए। लेकिन आज भी जो आपकी जो मेंटालिटी है जिसमें आप ये कहते हैं कि वो कौन है हमें बताने वाले कि जी हम लश्कर तैयबा पर बैन लगाएं,
तो जब आप इस किस्म की चीज़ें करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। सर क्रेडिट बाय क्रेडिट इज ड्यू, जिस पर नवाज शरीफ ने बात की थी उस पर डॉन लीक्स कर दिया। डॉन लीक्स में क्या था? एक क्रेडिबल इदारा, उसको तबाह कर दिया। एक डॉन लीग, आई विटनेस टू दैट कि जी वो जहाँ पहले काबीना में बताया गया कि जी किस तरह से दुनिया के लीडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी ये, उसके बाद ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की पॉलिसी थी जिसमें ये लीग्स का जिक्र है। अच्छा, लीग तो तकरीबन हर मीटिंग के जो अंदर बात हो रही होती है वो हो जाते हैं, कोई ना कोई बता देता है। तो उसमें क्यों वो इतना ढंढोरा पीटा गया था डॉन लीग्स का? सिर्फ एक वजह से कि मैसेज को किल करना था, तो मैसेंजर के पीछे पड़ गए कि मैसेंजर कौन था कि जिसने बाहर लीक किया, और 2 वजीरों की कुर्बानी देनी पड़ गई, फातमी साहब की, तारिक फातमी साहब की और परवेज रशीद साहब की, और एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थी उनकी। परवेज रशीद तो सोचेंगे कि हर मुसीबत में मुझे क्यों आगे कर देते हैं, वो सबसे डिस्पोजेबल कुर्बानी के लिए है। अब मुझे खुद बताएं कि इशू ये था कि ये जो आपकी अपनी ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर आप एक्शन लें यार, खुदा के लिए। आप वहाँ से, क्योंकि वो मैसेज को आप उसकी डिबेट 6 महीने तक सुन लें, वो जब हुआ डॉन लीक्स, और उसके बाद 6 महीने क्या हुआ, ये नहीं कभी डिस्कस होता था कि व्हाट वाज इन इट यार, व्हाट वाज इन इट, ऐसा क्या हो गया, क्या क़यामत हो गई कि अवाम को पता चल गया कि अंदर क्या बात हुई है। यही इशू रेज किया था ना। वो लोग अब साइफर्स लीक कर रहे हैं। तो इसमें इवन जब मोदी आए नवाज शरीफ से मिलने, डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी, बट पूरे ऑपोजिशन ने मोदी का यार गद्दार किया उसको। सो शुड PMLN नॉट शो मैच्योरिटी एंड लर्न द लेसन कि यार ये गलत हुआ था। अब हम PMLN से भी वही बातें सुनते हैं कि जी कश्मीर खो दिया इमरान खान ने, रॉ का एजेंट है। एक तो स्टेटमेंट की हद तक होता है। देखें, आपने वो बात की है, आई थिंक जो सबसे बड़ा था ये मोदी, तो खैर वो आए थे, वो ही वाज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, बट जो जिसको आप कहते हैं ना, वन ऑफ द मेन फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स फॉर द गुड ऑफ पाकिस्तान जो था, वो 99 में जब वाजपेयी साहब को लेके, रिमेंबर ही वाज अ बीजेपी लीडर, और बीजेपी ऑलवेज हैड बीन हॉस्टाइल, स्टिल इज हॉस्टाइल टू पाकिस्तान, अनलाइक कांग्रेस भी है, बट बीजेपी तो बिल्कुल एक्सट्रीम, वो RSS को उस वक्त तो बिल्कुल RSS टाइप उसको किया जाता था। कर सकते हैं एग्जैक्टली। उसका प्राइम मिनिस्टर को आप एक बस यात्रा के थ्रू लाहौर लेके हैं, and Prime Minister Vajpayee goes to मीनारे पाकिस्तान, which is a symbol for Pakistan, creation of Pakistan, और वहाँ जाके वो लिखें जो पाकिस्तानी सुनना चाहते थे कि हम अपने दिलो जान से पाकिस्तान के वजूद को एक्सेप्ट करते हैं, और हम ख्वाहिश है हमारी कि पाकिस्तान तरक्की करे और ग्रो करे। उसके बाद आपने कारगिल कर दिया, और लाहौर पीस अकाउंट हुआ, और उसके बाद कारगिल किया गया, और राइटली सो वाजपेयी एंड द इंडियंस वर स्नप्ड कि भाई एक उसने पॉलिटिकल रिस्क लिया, इतना बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लिया कि जी वो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर, बाय द वे उनके इलेक्शंस होने वाले थे, अभी उनके इलेक्शन जब होने वाले तो पता चला कारगिल पर चढ़ाई हो गई है, तो वो तो मुड़ के कह रहे भाई आपने तो मुझे मरवा दिया टोटल। सो ही वुड बी रेडी टू डू एनीथिंग, अगर बॉम्ब भी कराना पड़े पाकिस्तान पर, टू रिस्टोर हिज क्रेडिबिलिटी कि जी मैंने। लाहौर पीस अकॉर्ड साइन हुआ था 99 फरवरी में, 6 साल के बाद इस्लामाबाद पीस अकॉर्ड उसी प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के साथ साइन किया जनरल मुशर्रफ ने। लव्स पर लव्स सेम है, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। In 2005 document, peace accord, Pakistan conceded for the first time that Pakistan will no longer allow its territory to be used for cross-border terrorism. Lahore peace accord में कहने का मतलब ये आपने 6 साल ज़ाया कर दी, प्राइम मिनिस्टर को भून के रख दिया, उसको नौकरी से निकाल दिया, PMLN का रगड़ा लगा दिया, मिलिट्री इंटरवेंशन कर लिया, बिकॉज जनरल मुशर्रफ के पास तो बड़ा इजी चॉइस थी। अगर आप उस वक्त की हिस्ट्री पढ़ें, नसीम सहरा की भी बुक एक बड़ी अच्छी है, कि उनके पास तो अगर कश्मीर पर कब्जा हो जाए तो बाहर नहीं आ रहे, और अगर नहीं होगा तो हम कू कर देंगे। चलो जी, छोटी सी वीडियो थी लेकिन भाई साहब इंटरेस्टिंग थी भाई, काफ़ी कुछ चीज़ें जो थी वैसे भी हमें कुछ पता भी है कि खित्ते में अगर अमन, जब एक तो पहले बात उन्होंने की कि जो अमन पीस होता है किसी भी कंट्री में, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं थी, सबको पता चल जाता है कि इस कंट्री में भाई साहब शांति है, सुख है, ग्रो कर रहा है, सारा कुछ दूसरे कंट्री को पता चल जाता है। बिल्कुल। तो हमें अपने मुंह से बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो भाई आतंकवाद चल रहा है, वो दहशतगर्दी चल रही है, सारा कुछ चल रहा है,
और दहशतगर्दी का ठप्पा भी लगा है। यूएनए में भी देखने के जो उन्होंने जब बोल दिया कि भाई इतनी जो है ऑर्गेनाइजेशन आपके यहाँ वो दहशतगर्द हैं, तो गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान चाहता, ये गवर्नमेंट वो उनको बैन कर देती, भाई कर सकती थी, दूसरे कंट्री को दिखाने के लिए उनको बैन करे। भाई साहब जो दहशतगर्द जिसकी वजह से अपने कंट्री की इज्जत वैल्यू जा रही है, क्या फायदा भाई उसका? उसका फायदा ये है कि वो लीडरशिप करते ही उनके नाम पर है। तो ये भाई साहब बहुत ही गलत पॉलिसियां हैं। जो भी हमारे लीडरशिप जो भी आई है उनकी पॉलिसियां गलत है, या फिर उनमें इतना दम नहीं होता। वो तो बोलता है हमारी फौज इस पर कंट्रोल कर सकती है और करेगी, कर सकती है, लेकिन फिर खुद घर बैठ जाएंगे, उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी। तो फिर पाकिस्तानी अवाम को खत्म कर रहे हैं, पीछे राज किसके ऊपर हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, हो रही है, कुछ हो जाएगी, लेकिन होती भी नहीं। 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे तो अभी भी पैदा हो रहे हैं, तो वो बढ़ते ही जा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। तो भैसा तो गुलाम ही पैदा हो रहे हैं, गुलाम ही उनको चाहिए, और उनको कोई बादशाह चाहिए। बादशाह आ गया तो वो बैठ जाएगा तख्त पे, हुकूमत करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। अच्छा वो सारे ठीक ही बोल रहा था, ये जो एलीट क्लास के है ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आम बंदे से पूछ लो भाई साहब के पाकिस्तान की तरक्की अब कैसे हो सकती है, वो यही कहेगा कि खित्ते में अमन लाओ, पड़ोसियों के साथ तिजारत करो। ऐसा इकोनॉमी में सबसे बड़ा दो उभरती कंट्रियों के दरमियान हमारा कंट्री है यार, उभरते ना भी हो मुअज्जम साहब, उभरते ना भी हो तब भी ट्रेड तो बनता है ना। ट्रेड तो भाई साहब मतलब चीजें उनकी ले रहे हैं, वो पता नहीं। मुजम्मल साहब कहते थे कि पहले उन्हें पाक किया जाता है दुबई में ले जाकर, फिर वो पाकिस्तान में आते हैं, या तो फिर लो ही ना भाई साहब। इधर से इधर देखो ना, या तो फिर रईस ही इतने हैं भाई साहब, इतने रईस हैं कि उसमें दुबई वालों को भी हिस्सा देना पड़ता, वो बेचारे बहुत गरीब है, उनकी हेल्प हो जाती है उनकी। तो या भाई साहब इंडिया की तरह मिशनों पे हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, हमें किसी की जरूरत है, हम अपनी अक्कड़ में, वो भी नहीं है बात। नहीं, आत्मनिर्भर तो ये है 47 से ही है, और उस पर कायम है भाई साहब, बिल्कुल कायम है, यकीन माने कायम है। सही बात है, बिल्कुल। तो फिर वो एक चीज से आत्मनिर्भर तो नहीं रह सकते, नहीं। और ज्यादा भी जरूरियात पहले दिन से जिस चीज को स्ट्रॉन्ग किया वो आज भी स्ट्रॉन्ग है, वो तो रहे और रहेगी, वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। जब तक पड़ोसियों से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तब तक भाई साहब तरक्की कभी भी नहीं हो सकती, जो मर्जी कर लें जी। और ये तभी मुमकिन है जब तक पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द जो तंजीमें उनको बैन ना करे, मुकम्मल तौर पे खत्म ना करे। इंडिया की मेन शर्त ही यही है, कहते हैं आतंकवाद को खत्म करो, हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। तो ना तो ये खत्म कर पा रहे हैं और ना ही कर सकते हैं, बेहतर होंगे। और कश्मीर लेने की तो भाई अब शक्कत ही नहीं रही, ऊपर से ऊपर। अच्छा पिछले कई सालों से मैंने नहीं सुना पाकिस्तानी कोई वजीर अमशीर इंडिया के, हालांकि इंडिया के सुने वो इधर आए थे। बिलावल साहब ने जो बयान दिया था, जाते हैं इधर से भी जाते हैं, लेकिन मैंने तो नहीं भाई उन्होंने तो मैंने उनका सुने बोल भाई उन्होंने दोस्ती का फुल हाथ बढ़ाया, लेकिन पीठ पे वार किया गया। हालांकि उन्होंने इधर आकर एक्सेप्ट भी किया, पाकिस्तान को हम आजाद रियासत मानते हैं, हम चाहते हैं कि जब आजाद किया था, जब पार्टीशन हुई थी, उन्होंने तो उस वक्त ही मान लिया था। ये तो कोई बात नहीं कि वो मानते नहीं थे, पाकिस्तान को मानते थे, कंट्री भाई मानते थे, ऐसा बात नहीं। लेकिन ये है कि भाई वो चाहते थे कि रिलेशन अच्छे हो जाएं और तरक्की भी करें। मैंने मोदी जी की भी सुनी थी स्पीच कि आओ भूख और गुर्बत से लड़ते हैं, उन्होंने तो ये बातें बिल्कुल की है भाई। तो हमारे तरफ बिलावल साहब उन्होंने क्या बयान दिया था, जियाले ने तो ट्रेड बंद किया है सिर्फ, और कुछ नहीं किया इसने। इमरान खान ने भी तो बोला था भाई साहब इनका नहीं कुछ भी चलता, क्या करेंगे। शहबाज शरीफ ने बयान दिया था, दूसरे दिन चेंज हो गया, बयान दिया था ना, कहा था कि मीडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर एलीट वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा, जितनी मर्जी चीजें महंगी कर दे, जितनी फर्क तो हमें इधर से मंगवा, आम बंदे से पूछे वो क्या चाहता है, इनको पता चलता। भाई साहब कल मैं गया था शहर, वहाँ पे एक ना लड़का फिर रहा था, कह रहा था मैं घर से निकला हूँ ताकि मैं दिहाड़ी लगा सकूं और शाम को आटा खरीदूं, तो कोई दिहाड़ी नहीं मिल रही। मैं भाई मुझे कसम से उस वक्त इतना दुख हुआ कि भाई साहब ये बंदा घर से दिहाड़ी करने निकला, दिहाड़ी काम करने का नहीं मिल रहा,
तो ये कहाँ से आटा लेकर जाएगा अपने बच्चों के, क्या खिलाएगा। तो ये हालत हो गई है पाकिस्तान की। तो ये एलीट वाले जो हैं भाई साहब, वो उनकी नज़र इन पे पड़ती नहीं। ये चार ट्रक जो है ना आटे के दे के कहेंगे कि भाई हम गरीब तकसीम कर रहे हैं अपना 750 थैले के लिए हजारों लाखों की तादाद में कतारें लगी होती। हाँ, तो वो ये औरतें ज्यादा होती। वो अपने तरफ से कह रहे थे हम भाई बड़ा कर रहे हैं, लोगों में फ्री आटा तकसीम कर रहे हैं। अब ये भी तो देखें कि कितने लोगों में आटा तकसीम हो रहा है, क्या उनकी जरूरत पूरी हो रही है। वो इनको नहीं, बस हमने तकसीम किया है कर रहे हैं। तो ये भाई साहब ऐसे लीडर को तो मैं कहता हूं भाई साहब रमजान आया है, जो चीजें 60 रुपए किलो 80 रुपए किलो मिलती थी ना, वो खरबूजा 80 रुपए था, अब वो भाई साहब 250 का हो चुका है। खजूरें तो 200 किलो की तो वो 600 से ऊपर चली गई। पाक धरती के पाक लोग हैं, ऐसा करना तो इस तरह यकदम ऊपर उछाल दिया गया ना, आसमान से बदकारी आम बंदे की पहुंच। अब भाई साहब तो उनकी पॉलिसी को नहीं समझता, वो मुसलमानों के ईमान को चेक करते हैं कि चीजें महंगी करेंगे, देखते हैं रोजे रखते हैं कि छोड़ देते हैं। वो तो मुसलमानों के ईमान को चेक कर रहे हैं। चंगा बंदा सारे दिन खाए ना, रात को भी ना खाए, ऐसे ही सो जाए, फिर रात का भी रोजा रखे, दिन का भी रखे। हाँ, फिर ठीक है। हालात तो ऐसे ही पैदा कर रखे हैं इन्होंने, क्योंकि सहरी इफ्तारी के लिए ये बोलते हैं ना हम मुसलमान हैं और हमारे के जन्नत के ठेकेदार भी हम भी, उस वक्त मुझे इनको लगा ली, मैं आगे से क्या बोलूं। इस तरह के घटिया लोग हैं जो पाकिस्तानी मुसलमान, क्या तो दुनिया के अंदर भी बहुत ज्यादा मुसलमान पाकिस्तानी। मैं तो कहता हूँ मेरा ये जमीर है ना, वो ये मानता है अलीट करते हो, जन्नत के करीब भी नहीं जाए। भाई साहब कल की बिजली बंद है हमारे गांव में, इस्लामाबाद तक हम अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा चुके हैं और अभी तक कोई बंदा उसको ठीक करने के लिए महकमे का नहीं आया। अलीट वाले महकमों के लिए सिविल महकमे जो है ऐसा कर रहे हैं। भाई साहब रमजान सारे महकमे ही करप्ट हैं। तो ठीक है भाई साहब, जब तक रिलेशन पड़ोसियों के साथ ठीक नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता। और पीस जो है ना वो लाना पड़ेगा, कैसे सख्त स्टेप लेने पड़ेंगे दहशतगर्दों के खिलाफ, तब जाके खित्ते में भी अमन होगा, भाई अपने घर में भी होगा। हमारे जो 80,000 लोग मरे वो कैसे मरे, इनको सपोर्ट करने की वजह से मरे। बिल्कुल, एक तो खुद से खुद पालो और खुद अपने लोग मरवाओ। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।